जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 8 राशियों की तुलना। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 8.1 8.1 पढ़ चुके हैं। आज के हम लोग क्लास में पढ़ेंगे 8.2 8.2 हम लोग आज पढ़ेंगे राशियों की तुलना। तो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि राशियों की तुलना क्या कहलाता है। तो राशियों की तुलना मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच समानता या असमानता को दर्शाना, उनके बीच का अंतर को बताना। जैसे आप कह सकते हैं कि एक सेब है और एक संतरा है, तो इन दो वस्तुओं के बीच में आप तुलना क्या कर सकते हैं। इन दो वस्तुओं के बीच में तुलना आप क्या बताएंगे। तो तुलना आप ये बताएंगे कि ये सेब जो है, ये सेब के जो खिलचैये होते हैं इसके पतले होते हैं, जिसको हम या आप खा सकते हैं। लेकिन ये जो संतरा है, ये संतरे का जो ऊपर का जो भाग है वो मोटा होता है, जिसे हम खा नहीं सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में आपने तुलना बता दिया, इस प्रकार बता दिया कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, या क्या समानता है या क्या असमानता है। तो वही कहलाता है तुलना। तो दो या दो से अधिक वस्तु इसमें होता है और उन्हीं के बीच हम लोग तुलना को दर्शाते हैं। तो एक्सरसाइज 8.2 में आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न। लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सब समझेंगे हम कि लाभ कब होता है, हानि कब होता है। ठीक, तो देखिए, जब कोई आप वस्तु मार्केट से खरीदते हैं, मान लीजिए ये 5 रुपये में खरीदे, और यदि इसे आप 7 रुपये में बेचते हैं या 3 रुपये में बेचते हैं, तो अगर 5 रुपये में खरीदे और अधिक में बेचे, 5 से अधिक में अगर आपने बेचा, तो आपको लाभ होगा। आप कहिएगा कि हमने उससे ज़्यादा पैसा लिया, मतलब कि आपको लाभ हुआ। अगर आपने जितने रुपए में खरीदा और उससे आप कम में बेचते हैं, तो इसका मतलब कि आपको लॉस हो जाएगा, हानि होगा। क्या होगा? आपको हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पढ़ना है। एक्सरसाइज 8.2 में आपको पढ़ना है लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न। तो लाभ कब होगा, हानि कब होगा। तो लाभ और हानि तो समझ सकते हैं, जैसे इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस। जिस वस्तु को खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, जिस वस्तु को हम बेचते हैं तो उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, जितने रुपए पर बेचते हैं। अगर आपने 5 रुपये में खरीदा, मतलब कि इसका वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपये हो जाएगा। अगर आपने 7 रुपये में बेचा, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो होगा 7 रुपया होगा। ठीक है, अब इसे हमको क्या पता चलेगा कितना लाभ हुआ कितना हानि। तो अगर आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, जो छोटा है एसपी से, तो आप समझिए कि आपको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। यदि आपका सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, आपका बड़ा है एसपी से, तो समझिए कि आपको हानि होगा, मतलब कि आपको लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस होगा। तो इस तरह से आप प्रॉफिट और लॉस तो बता सकते हैं, लेकिन प्रश्न में दिया है प्रतिशत। प्रतिशत भी ज्ञात करना है। तो प्रतिशत के लिए क्या किया जाता है? प्रतिशत के चैप्टर में आपने पढ़ा है कि प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत का सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत निकालना होगा, तब सबसे पहले हम लाभ या हानि निकाल लेंगे और उसके बाद प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्न पर चलेंगे। देखिए, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस। तो सीपी मतलब कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदते हैं वो कहलाता है क्रय मूल्य कहलाता है, वो कहलाता है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, वो क्रय मूल्य कहलाता है। जिस मूल्य पर आप वस्तु को बेचते हैं वो कहलाता है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस,
वो होता है आपका विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, तो आपका लाभ कब होगा, हानि कब होगा? जब एसपी जो है सेल प्राइस बड़ा होगा सीपी से जब आपका बड़ा होगा तो आपको लाभ होगा। क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या करेंगे, लाभ कैसे निकालेंगे? तो लाभ बराबर लिखेंगे, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, इसलिए कि बड़े में से ही छोटे को क्या करते हैं हम लोग घटाते हैं, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक है, अब यहीं पर यह भी देख लेते हैं कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो यहीं पर फॉर्मूला देखते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो देखो, लाभ प्रतिशत दिया है तो लाभ ही ऊपर लिखा जाएगा। ऊपर क्या लिखा जाएगा? लाभ। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में हमको लाभ होता है या हानि होता है? तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य को नीचे लिखते हैं। क्रय मूल्य को क्या लिखते हैं? जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग किसी वस्तु का प्रतिशत निकालते हैं तो उस वस्तु का जो मूल्य होगा वो हम नीचे लिखते हैं, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं और यहाँ पर प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। ये हमारा लाभ प्रतिशत हो गया। हानि प्रतिशत क्या होगा? तो पहले हानि निकालेंगे। तो हानि कब होगा? तो हानि होगा जब सीपी जो है आपका बड़ा होगा एसपी से, मतलब कि कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस छोटा होगा, मतलब कि आप जो अधिक रुपए में खरीदे और कम में बेचे तो आपको हानि होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीपी माइनस एसपी होगा। ठीक है, सीपी माइनस एसपी होगा। अब हानि प्रतिशत क्या कहलाएगा? तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो हानि निकालना है तो हानि ऊपर रहेगा, और लाभ निकालना है तो लाभ ऊपर रहेगा। और किसके रिस्पेक्ट में? तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। हमेशा क्या होगा? क्रय मूल्य नीचे होगा। क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं और गुना क्या हो जाएगा? 100। ठीक है, हमारा लाभ और हानि क्रय मूल्य के ही रिस्पेक्ट में हो रहा है। कैसे? अगर क्रय मूल्य का जो क्रय मूल्य हमारा छोटा रहेगा और विक्रय मूल्य अधिक रहेगा तो हमारा लाभ होगा। क्रय मूल्य यदि बड़ा होगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा तो हमारा हानि होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना होगा। लाभ कब होगा, हानि कब होगा। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। और इसी का हम लोग उल्टा भी निकालते हैं कि आपको लाभ प्रतिशत दे दिया जाएगा और कहेगा क्रय मूल्य निकाले, तो लाभ प्रतिशत की जगह पर लाभ प्रतिशत का वैल्यू लिख देंगे, हानि प्रतिशत की जगह हानि प्रतिशत का वैल्यू लिख देंगे। मतलब फार्मूला यही रहेगा, जिसका मान दिया रहेगा उसके जगह पर हम लिख देंगे और बाकी क्रिया हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कर लेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला में देखते हैं। कह रहा है कि रोहित एक पुराना अलमारी 6700 रुपया में खरीदा और उस पर 300 रुपया उसके मरम्मत पर खर्च किया। देखिए, तो जो खरीदा पुराना अलमारी, अभी उस पर मरम्मत भी करने में 300 रुपया लगा। इसका मतलब कि टोटल जो क्रय मूल्य आपका लगा इन दोनों को जोड़ कर लगा। ठीक है, इसलिए कि 6700 रुपये में तो खरीदे, लेकिन अभी तो उस अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको क्या किए, थोड़ा मरम्मत करा दिए, तो 300 रुपया और खर्चा किए, अपने ही जेब से किए खर्चा। तो जब अपने ही जेब से खर्चा किए, अपने ही पॉकेट से लगाए, तो वो क्रय मूल्य ही कहलाएगा। इसलिए कि वो मार्केट से जो वस्तु खरीदे हैं वो वस्तु पर ही लगा रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति से जब वस्तु को बेचेंगे तो ये थोड़े ना कहेंगे कि ये हमने मरम्मत में जो खर्च किया वो उसे मन दीजिए। तो अगर वो नहीं देगा तो हानि आपका हो जाएगा, उतना आपका पॉकेट से चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कुल जो होगा, कुल
क्रय मूल्य मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य जो होगा कॉस्ट प्राइस आपका क्या होगा 6700 अब प्लस 300 होगा, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 7000, 7000 रुपया आपका हो गया, ठीक है। आपका टोटल कितना हो गया क्रय मूल्य 7000 रुपया। ध्यान दीजिएगा, इसी को ऊपरी व्यय भी कहते हैं कि ये वस्तु खरीदे और उस पर ऊपरी व्यय लग गया, मतलब कि उस पर और व्यय हो गया, उस पर और खर्चा हो गया, ठीक है, तो यही ऊपरी व्यय भी कहलाता है। प्रश्न में आएगा ऊपरी व्यय, तो ऊपरी व्यय है जो वो क्रय मूल्य में ही जुट जाता है, वो टोटल क्रय मूल्य होता है। तो इतना हुआ क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि उसके बाद उसे 7500 रुपये में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य आपका कितना हुआ, विक्रय मूल्य आपको कितना हुआ, विक्रय मूल्य दिया है आपका 7500 रुपया, ठीक है। तो ये डाटा जरूर लिखना है एग्जाम में आपको, जब आप मैथ्स को सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में तो सबसे पहले डाटा को यहाँ लिख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य आपका 7000, विक्रय मूल्य 7500, तो बताइए कि हानि होगा कि लाभ। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि हमारा एसपी जो है बड़ा है सीपी से, तो इसलिए हमारा क्या होगा लाभ होगा, क्या होगा लाभ होगा। यहाँ पर मैंने बताया है, तो क्या हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी, मतलब कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो कितना हो जाएगा 7500 माइनस 7000। आपका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 7000 और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना दिया है 7500, तो कितना हो जाएगा आपका 500 रुपया क्या हुआ लाभ हुआ, ठीक। तो यहाँ पर बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत, या तो लाभ होगा तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा, नहीं तो हानि होगा तो हानि प्रतिशत। यहाँ पर लाभ हुआ है तो हम लोग लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, ऊपर में हम लोग लाभ लिखते हैं और नीचे में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और प्रतिशत का साइन। तो चलिए लाभ कितना हुआ 500 रुपया, क्रय मूल्य कितना हुआ आपका 7000 रुपया, और प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्रतिशत का साइन। अब कटा लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो शहीद हो जाएगा, और 1 जीरो ये बच जाएगा, तो 1 जीरो ऊपर से कटा देंगे, ठीक है। आपका कितना हो जाएगा, तो 50/7 अर्थात 7.1/7 प्रतिशत का आपका क्या हुआ लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत कितना हो गया, तो 7.1/7 प्रतिशत आपका क्या हो गया, आपका लाभ प्रतिशत निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 में। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, तो प्रश्न नंबर 2 है जो एक टेबल दिया हुआ है, एक टेबल, इस टेबल में 4 प्रश्न है, 1 2 3 और 4 5 प्रश्न है, और 5 प्रश्न में आपको क्या क्या दिया है कि कुछ का जो है आंकड़ा जो डाटा है दिया हुआ है और कुछ को ब्लैंक छोड़ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है, कह रहा है कि उसको निकालना है, ठीक है। तो हमारा 2 गो वैल्यू अगर मिल जाएगा तो हम बाकी के वैल्यू को हम निकाल लेंगे। हमारा कम से कम 2 वैल्यू मिलना चाहिए, तीसरा वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 3 चीज़ की ज़रूरत है, तो 2 चीज़ पता रहेगा तो तीसरा निकल जाएगा। जैसे देखिए आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ और क्रय मूल्य चाहिए तो आपको मिल जाएगा लाभ प्रतिशत, ठीक है। अगर आपको लाभ प्रतिशत अगर लाभ चाहिए तो लाभ प्रतिशत और क्रय मूल्य चाहिए तो आपको लाभ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा 2 डेटा अगर रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक के लिए x y z का मान ज्ञात करें। अगर पहला में x दिया है, y दिया है और ये क्या दिया है z दिया है, तो x y z का ही मान निकालना है। ये जो
आपको ये फिल इन ये डैश जो दिया हुआ है इसका मान नहीं निकालना है, ये डायरेक्ट कर रहा है प्रत्येक के लिए एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करें। एक्स का मान ज्ञात करना है, वाई का मान ज्ञात करना है और जेड का मान आपको ज्ञात करना है, बाकी किसी का मान ज्ञात नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। 1 का डाटा क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है कि खरीद मूल्य, तो खरीद मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। खरीद मूल्य को क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो खरीद मूल्य प्लस आपका ऊपरी व्यय। क्रय मूल्य किसे कहेंगे? तो खरीद मूल्य। खरीद मूल्य, मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को खरीदे और उस पर कुछ एक्स्ट्रा आपने पैसा लगाया, तो वो भी उसी में ही जुटेगा। जैसे मार्केट में गए, एक वस्तु खरीदे, उसको लाने के लिए गाड़ी का भाड़ा लग गया, अगर 50 रुपया लगे तो 50 रुपया आपके जेब से ही लगा, तो उस वस्तु में ही काउंट होगा, किसी को वस्तु को लाने में इतना रुपया हमारा खर्च हो गया। तो खरीद मूल्य हो जाएगा, खरीद मूल्य और प्लस ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय, ऊपरी व्यय का मतलब हुआ इसी के ऊपर और व्यय हुआ, व्यय का मतलब और खर्च हुआ। ठीक है, तो खरीद मूल्य आपका कितना हुआ? 1500 रुपया, और आपका ऊपरी व्यय कितना हुआ? 320 रुपया। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 1820 रुपया। 1820 रुपया क्या हुआ? आपका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है, क्रय मूल्य हो गया। इसका मतलब कि आपका क्रय मूल्य का वैल्यू क्या लिखा है? यहाँ पर एक्स लिखा है, तो एक्स का आपका वैल्यू निकल गया 1820। 1800 क्या हो गया? 20 आपका निकल गया। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए और लाभ दिया है। यहाँ पर लाभ दिया है, तो लाभ अगर दिया है तो लाभ का फॉर्मूला लिखेंगे, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लिखो। तो लाभ बराबर क्या होता है? तो लाभ बराबर अभी आपको बताया कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा, मतलब कि आपका प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा एसपी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इंग्लिश में लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आपका प्रॉफिट का वैल्यू दिया हुआ है, प्रॉफिट का वैल्यू कितना दिया है? 280। तो यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लिख देंगे प्रॉफिट का वैल्यू। ठीक है, एसपी निकालना है, मतलब आपको विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? वाई दिया है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वाई। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वाई। वाई दिया है, आपको सीपी दिया हुआ है, सीपी कितना? एक्स दिया है, तो सीपी का वैल्यू कितना? 1820 हो जाएगा। अब देखिए, आपने इक्वेशन में पढ़ा है कि बराबर के एक तरफ को LHS साइड कहते हैं और एक तरफ को RHS साइड कहते हैं। तो हमारा जो वेरिएबल है वो किस साइड में है? वेरिएबल का ही वैल्यू निकालना है, तो वेरिएबल हमारा y है, y का वैल्यू निकालना है। तो इसके तरफ जो भी वैल्यू रहेगा उसके विपरीत साइड में हम भेज देंगे। तो देखिए, इसके साइड में क्या है? ये माइनस में है, तो इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 280 प्लस 1820 इक्वल टू कितना हो जाएगा? y। तो आपका y के जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा? आप यहाँ से जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? आपका 2100 हो जाएगा। 2100 रुपया आपका हो जाएगा वाई का वैल्यू। ठीक है, वाई का वैल्यू। अब यहाँ पर दिया है जेड, तो जेड दिया है आपका किसके साथ? तो लाभ प्रतिशत का, इसलिए कि यहाँ पर सीपी जो है आपका निकल गया 1820, एसपी जो निकल गया 2100। तो जब एसपी बड़ा है सीपी से तो लाभ है, इसलिए कि हमारा लाभ का तो वैल्यू पहले से ही दिया था, तो हमको पता था कि लाभ हुआ है। तो अब कह रहा है कि जब लाभ है तो लाभ ही प्रतिशत होगा, ये नहीं कि हानि प्रतिशत होगा, नहीं, लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि हुआ तो हानि प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दीजिए और यहाँ पर जेड का वैल्यू निकाल दीजिए। तो लाभ प्रतिशत क्या है? जेड है। तो लाभ प्रतिशत के लिए ऊपर लाभ का वैल्यू लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखते हैं। और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं?
100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्रतिशत का साइन। तो लाभ कितना हुआ था आपका 280, 280 हुआ था और 1820 रुपये क्या था आपका क्रय मूल्य था। ठीक है, इस तरह से हम इसको कटा देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको कटाइए कि किससे कटेगा। ठीक है, तो आप 2 से कटा लीजिए, ये 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 एकम 2 और इसको 2 से कटाइएगा तो कितना में हो जाएगा 5 बार में। ठीक है, तो 5 बार में गया। अब तो नहीं कटेगा, अब तो कटने का कोई चांस नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको दिख रहा है 7 से कट जाएगा, 7 से 13 बार में कट जाएगा और 7 से 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, सामने सामने मल्टीप्लाई होता है। 40 पचे कितना हो जाएगा 200, 200 बटा में कितना हो जाएगा 13, 200 बटा में कितना हो जाएगा 13, ये प्रतिशत आ जाएगा। अब इसको आप पॉइंट में बदल दीजिए तो कितना हो जाएगा 13 से भाग दे दीजिए 200 में, 13 से भाग दे दीजिए 200 में तो कितना बार में जाएगा 13 से एक बार में लीजिए 7 0 हो जाएगा, फिर 13 पाँचे 65 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, पॉइंट नहीं जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आपका 15.38% होगा। भागा दीजिएगा पूरा तो इतना बार में कटेगा, पूर्ण रूप से नहीं कटेगा। तो आपका पहला क्वेश्चन जो बना इसमें आपका ये जेड का वैल्यू है, किसका है जेड का वैल्यू है। तो एग्जाम में कैसे लिखिएगा, यहाँ पर पूरा बनाने के बाद x बराबर लिखिएगा यहाँ पर 1820, y बराबर लिखिएगा 2100, फिर z इक्वल टू लिखिएगा 15.38%। इस तरह से आप ना लिखिएगा, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए उसी तरह से अब हम लोग दूसरा में चलेंगे। दूसरा क्या बोला है, दूसरा आपका क्रय मूल्य दिया है, खरीद मूल्य और ऊपरी व्यय। तो यहाँ पर क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो क्रय मूल्य क्या होता है ऊपरी व्यय, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय, खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ठीक है, निकल जाएगा। और यहाँ पर देखिए क्या दिया है आपका हानि प्रतिशत दिया है। तो मैंने बोला था कि 2 डेटा आपका रहेगा तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य निकल जाएगा, यहाँ से हानि प्रतिशत निकल जाएगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारा सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना आएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू खरीद मूल्य। तो बार बार हम नहीं लिखेंगे, खरीद मूल्य कितना 240, 240 अब प्लस ऊपरी व्यय कितना 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 260 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया है, हानि प्रतिशत कितना दिया है 10%, हानि प्रतिशत कितना दिया है 10% दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा हानि, हानि बट्टा में क्रय मूल्य, प्रतिशत के लिए 100 से गुना और प्रतिशत का सम। ठीक है, हानि प्रतिशत का वैल्यू कितना दिया है 10, कितना दिया है 10 इक्वल टू, हानि नहीं दिया है तो हानि हम लोग निकालेंगे। क्रय मूल्य का वैल्यू कितना दिया है 260 और गुना कितना 100। ठीक है, 100 दिया है, ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाता है। ठीक, मतलब कि ये प्रतिशत यहाँ पर है तो ये प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। ठीक है, ये प्रतिशत आपको बताने के लिए कट किए थे। ठीक है, तो ये 10 हो गया और यहाँ से ये 0 से ये 0 कैंसिल। ठीक है, मैंने बोला था कि जब ये बराबर का साइन रहेगा तो नीचे वाला ऊपर गुना होता है और ऊपर वाला नीचे होता है। तो यहाँ पर 26 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा और ये 10 कहाँ आएगा नीचे आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और ऊपर में क्या बच गया ये हानि, तो हानि ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक, अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो हानि का मान कितना आ जाएगा आपका, हानि बराबर हो जाएगा, हानि का मान कितना आ जाएगा 26 रुपया,
26 रुपया। ठीक है, तो 26 रुपया आ गया आपका हानि का मूल्य। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है? विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हानि के रिस्पेक्ट में क्या होता है? तो सबसे पहले आपने तो बस इतना पढ़ा था कि हानि बराबर होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी माइनस एसपी होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हानि का वैल्यू दिया है तो हानि का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, सीपी का वैल्यू यहाँ दिया है तो सीपी का वैल्यू यहाँ लिखेंगे, एसपी का वैल्यू नहीं दिया है तो एसपी का वैल्यू जो कहते हो छोड़ देंगे। ठीक, तो अगर आपको एसपी निकालना है तो एसपी को इधर ला दीजिए इस साइड में और हानि को लेकर चल जाइएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा? एसपी इस साइड में आएगा तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, एसपी इक्वल टू हो जाएगा। ये सीपी तो सीपी जे कहते हो, हानि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में। तो इस तरह से एक ही फार्मूला से कई फार्मूला आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मैंने विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य बराबर क्या लिख सकते हैं? क्रय मूल्य माइनस हानि। क्यों? कि विक्रय मूल्य का वैल्यू जब छोटा रहेगा क्रय मूल्य से तभी तो हानि होगा। तो इसलिए हम क्रय मूल्य को छोटा कर रहे हैं। छोटा क्या कर रहे हैं? जो हानि है उसी को घटा रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा, एसपी का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 260 रुपया था और ये 26 रुपया क्या हुआ? इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका इतना रुपया आ जाएगा एसपी का वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्स वाई जेड के रूप में यहाँ पर लिखा है कि एक्स जो होगा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य वाई होगा और जेड बराबर हानि होगा। तो यहाँ पर आपका एक्स बराबर कितना आ गया? 260 रुपया। ठीक है, आपका विक्रय मूल्य कितना आ गया? वाई का वैल्यू कितना हो गया? 234 रुपया आ गया। हानि कितना आ गया? जेड का मान आपका 26 रुपया आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आपको टोटल क्वेश्चन कितना दिया है? 5। तीसरा नंबर में चलते हैं। तीसरा नंबर में तो तीसरा नंबर कैसे बनेगा? तो तीसरा नंबर कह रहा है कि 500 रुपया में खरीद है और ऊपरी व्यय कितना है पता नहीं, क्रय मूल्य दे दिया। तो क्रय मूल्य क्या होता है? खरीद प्लस ऊपरी व्यय। तो अगर क्रय मूल्य में से अगर खरीद को घटा देंगे तो हमारा ऊपरी व्यय आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऊपरी व्यय कितना हो जाएगा? ऊपरी व्यय इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य। क्रय मूल्य माइनस खरीद मूल्य क्या हो जाएगा? खरीद मूल्य हो जाएगा। तो क्रय मूल्य आपका कितना है? 575 और खरीद मूल्य कितना है? 500 रुपया। तो आपका ऊपरी व्यय कितना आ जाएगा? 75 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक, उसी तरह से कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो आपका विक्रय मूल्य कब निकलेगा? अब यहाँ पर लाभ दे दिया है, तो जब लाभ दे दिया है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो विक्रय जब लाभ रहेगा तो विक्रय मूल्य का वैल्यू अधिक रहेगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख देंगे। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका? तो क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा तो क्रय मूल्य में लाभ को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्रय मूल्य प्लस क्या कर देंगे? लाभ कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? ये सब फार्मूला बना है, पहले जो बताए हैं उसी में से आपका ये फार्मूला बना है। तो क्रय मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए। तो क्रय मूल्य में अगर हम लाभ को जोड़ देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 700 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 700 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 700 रुपया। ये 700 रुपया। अब यहाँ पर कह रहा है कि लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत को भी दर्शाइए, जेड का वैल्यू निकालिए। ये तो आपका एक्स का वैल्यू हो गया, ये तो वैल्यू आपका वाई का हो गया। ठीक है, तो जेड को कौन निकालेगा?
तो जेड को आप निकालिएगा, लेकिन मैं आप पर भार नहीं देता हूँ, मैं ही निकाल देता हूँ। चलिए, तो आपका जेड का वैल्यू निकालना है, तो आपका जेड का वैल्यू के लिए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखना होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना है। लाभ प्रतिशत के लिए ये फार्मूला यूज करना है। कौन सा? लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो आपका लाभ कितना है? आपका लाभ जो दिया है आपका 125 दिया हुआ है, और क्रय मूल्य कितना दिया है? 575। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत, तीसरा का लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। लाभ प्रतिशत इक्वल टू लिख लीजिए लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना कितना? 100। तो आपका लाभ कितना हुआ? 125 दिया हुआ है, क्रय मूल्य कितना है? 575, और लाभ प्रतिशत के लिए 100 से मल्टीप्लाई, प्रतिशत का साइन दिया रहेगा। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। तो आपको बड़ा टेबल याद नहीं होगा तो आप छोटे छोटे टेबल से याद कीजिए। ठीक है, पहले 5 से कटाइए, नहीं तो 25 से कटाइए, डायरेक्ट 25 से कटेगा आराम से। अगर छोटा छोटा कटाना है तो 5 से कटाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो 5 से एक बार में, फिर 5 से एक बार में, फिर 5 बार में। ठीक, ये 5 से कट जाएगा, 5 से 20 बार में कट जाएगा। ठीक, फिर 5 से कटाइए, 5 से कट जाएगा, ये 5 से 4 बार में कट जाएगा, ये 5 से 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा? आपका टोटल जो है मल्टीप्लाई कीजिए, 25 चौका 100, अच्छा 500, 500 बटा में कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। तो इसको पूर्णांक में तोड़ लीजिए, भागा देकर 21.17/23% आएगा। आप ऐसे भागा दे दीजिए 23 से 500 में। ठीक है, अब भागा देंगे तो आपको 23 कितना, एक बार 2 बार में 23 दूनी 46 हो जाएगा। यहाँ से कितना होगा? 4 0, तो फिर 23 एक बार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना बढ़ जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 17 ऊपर, शेषफल को ऊपर लिखते हैं और ये भागफल को यहाँ पर पूर्णांक में लिखते हैं। ठीक, तो तीसरा नंबर इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथा नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर में क्या करा है कि आपका क्रय मूल्य दिया है, ऊपरी व्यय दिया है, तो कुल आपका क्रय मूल्य निकल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कितना हो जाएगा? आपका 9200 हो जाएगा, 9200 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो। ठीक, अब यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है तो आपको लाभ निकल जाएगा। तो लाभ कैसे होगा? जब आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा तब होगा, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य तो आपका कम दिया है, तो इसका मतलब हानि होगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? 9200 में से 7200 को क्या करेंगे? घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपका 2000 रुपया क्या हो जाएगा? हानि आ जाएगा। ठीक है, 2000 रुपया हानि आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे वाई की जगह पर 2000 रुपया हानि आ गया। ठीक, तो जब हानि आ गया तो हानि प्रतिशत भी निकलेगा। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे आप? हानि प्रतिशत ऐसे निकालेंगे, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बट्टा क्रय मूल्य। तो हानि कितना आया है? आपका 2000 आया है, और क्रय मूल्य कितना आया है? 9200। प्रतिशत के लिए 100 से गुना, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये 92 से तो नहीं जाएगा, तो 2 से जाएगा, तो 2 से कटाइए, तो 2 से इसको कटाइएगा तो 46 बार में जाएगा, तो 46, तो डायरेक्ट 4 से कटाइए। ठीक है, 4 से कटाइए, तो 4 से कटाइएगा तो 23 बार में कटेगा, और ये 4 से कितना बार में कटेगा? आपका 4 5 20, 500। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 500 बट्टा में 23 आ जाएगा। तो इसका भी 500 बट्टा में 23 आया, तो 500 बट्टा में 23 पिछला बार भी आया और इस बार भी आया, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा? सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 बट्टा कितना आ गया? 23 आ गया। तो इसका मतलब कि पिछला बार में निकाले थे 21.17/23%। तो ये हो गया आपका चौथा नंबर का। ठीक है, समझ में आया?
समझ में आया? नहीं आया तो इसको फिर से बताते हैं। आपका चौथा नंबर में ये दिया हुआ है पहले के जैसा, खरीद मूल्य दिया है, ऊपरी व्यय दिया है, तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ गया तो यहाँ विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य छोटा है क्रय मूल्य से, तो इसका मतलब हानि होगा, तो यहाँ पर हानि घटा दिए, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? आपका क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो निकल जाएगा हानि। हानि प्रतिशत के लिए क्या लिखना है? हानि के फॉर्मूला पर आपको रख देना है, तो आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। ये देखिए हानि प्रतिशत का ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसी पर रख दीजिए तो ये आपका बन गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर बताते हैं। चौथा नंबर में कह रहा है कि खरीद मूल्य नहीं दिया है, आपका दिया है ऊपरी व्यय और क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कब आया? इन दोनों को जोड़ने पर आया। तो अगर ये x का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे? इस 50 को 500 में से घटा देंगे, ठीक है, 500 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वो आपका खरीद मूल्य आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत दिया है, तो इसका मतलब कि लाभ हुआ होगा तभी लाभ प्रतिशत दिया है। चलिए पाँचवा नंबर में चलते हैं। चौथा नंबर बन गया, पाँचवा नंबर में चलते हैं। पाँचवा नंबर यहाँ पर लिखते हैं। आपका x दिया है खरीद मूल्य, और उसके बाद 50 दिया है ऊपरी व्यय, और 500 दिया है क्रय मूल्य, और यहाँ पर लाभ प्रतिशत दिया है आपका। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20%। यहाँ पर क्वेश्चन में देख लीजिए 20% दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20% दिया है। कितना? 20%। कैसे निकालेंगे? तो आपका खरीद मूल्य बराबर हो जाएगा खरीद मूल्य, मूल्य इक्वल टू हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस ऊपरी व्यय, ठीक है। इसलिए कि इन दोनों को जोड़ने पर ही तो क्रय मूल्य हमारा आया है, जोड़ने पर ही आया है। तो क्या करेंगे? हम इसको इधर घटा देंगे, 500 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 450 रुपया, ठीक। तो देखिए अगर दो डेटा अगर आपको पता है तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य आपको कैसे निकलेगा? तो सबसे पहले लाभ निकलना चाहिए। ये तो लाभ प्रतिशत दिया है, तो लाभ प्रतिशत दिया है तो हम लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिखेंगे। लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बाई क्रय मूल्य गुना 100 हो जाएगा। चलिए लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 20% दिया है, ठीक है। लाभ कितना दिया है? नहीं दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 450 दिया है, और यहाँ पर कितना? 100, ठीक है। और ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, ये नीचे वाला ऊपर जाता है गुना में, आपको मैंने बताया है। तो 20 गुना कितना हो जाएगा? 45, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, और ऊपर वाला क्या होता है? नीचे आता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 10, और ऊपर क्या ये बच गया? आपको लाभ निकलना था तो लाभ बच गया। ये जो कहते हैं ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा? 90 रुपया। 45 दूनी 90 रुपया इक्वल टू कितना हुआ? लाभ हुआ, ठीक है। आपका 90 रुपया लाभ हुआ। तो आपका विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ज़्यादा होगा, तभी तो लाभ हुआ ना। तो विक्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट माने लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है आपका? 450, अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 90, तो इसका मतलब 540 रुपया जो है आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। 540 रुपया आपका क्या है? विक्रय मूल्य है। ठीक है,
चलिए, कहीं गलत तो नहीं हो गया, डेटा गलती तो नहीं लिखे हैं ना। आपका क्रय मूल्य तो सॉरी, क्रय मूल्य जो है आपका तो 500 रुपया है। सॉरी, क्रय मूल्य तो आपका 500 है ना जी, तो यहाँ पर तो 500 होगा। सब गलत हो गया। बैक चलते हैं। आपका क्रय मूल्य 500 की जगह हमने 450 लिख दिया है, इसलिए हमारा ये गलत हो जाएगा मैथ। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य 450 की जगह हम क्या लिखेंगे, 500 लिखेंगे और गुना 100, और ये हो जाएगा प्रतिशत। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ जाएगा। तो 20 गुना कितना हो जाएगा, 5। ये प्रतिशत से प्रतिशत तो कैंसिल हो गया है, और कितना हो जाएगा, लाभ। तो लाभ इक्वल टू हो गया आपका 100 रुपया। 100 रुपया। तो आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य प्लस लाभ। इसलिए कि विक्रय मूल्य को अधिक रहेगा तभी ना लाभ हुआ है, तो इसका मतलब कि क्रय मूल्य में हम जोड़ देंगे। ठीक है, अगर हानि रहेगा तो क्रय मूल्य में से घटेगा, अगर लाभ रहेगा तो क्रय मूल्य में जुटेगा, तभी तो लाभ हुआ। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरे नंबर में चलते हैं। तो तीसरा नंबर आपका ये क्वेश्चन जो कह रहा है कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि उठानी पड़ी। 15% की हानि उठानी पड़ी। बताइए दुकानदार ने पंखे कितने में खरीदा, कितने में खरीदा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, कितने में खरीदा मतलब यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि वो पंखे को 630 रुपया में बेचे तो उसका हानि या हानि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने अभी बताया कि जब 2 गो डेटा दिया रहेगा, 2 वैल्यू, तो तीसरा वैल्यू ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कह रहा कि एक बिजली के पंखे को 510 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि हुई। तो देखिए जब विक्रय मूल्य दिया रहेगा, जब लिख लीजिएगा विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य दिया हो, विक्रय मूल्य दिया हो तथा लाभ या हानि प्रतिशत तथा लाभ या हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य क्या कहलाएगा, कैसे निकलेगा। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला जो हो जाएगा, क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य गुना 100 बट्टा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, लेकिन जब हानि दिया रहेगा तो क्या रहेगा, लाभ रहेगा तो प्लस लाभ प्रतिशत, और जब हानि दिया रहेगा तो क्रय मूल्य इक्वल टू हो जाएगा विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य गुना 100, ये बट्टा में हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, 100 माइनस हानि प्रतिशत रहेगा। ठीक है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, अगर लाभ रहेगा तो हम जोड़ देंगे और हानि रहेगा तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक, हानि रहेगा तो घटा देंगे। तो यहाँ पर हानि प्रतिशत दिया है ना, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर कह रहा है कि बताइए दुकानदार ने पंखा कितने में खरीदा, क्रय मूल्य निकालना है। यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना, 510 गुना 100 बट्टा में हानि प्रतिशत दिया है, तो 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना, 15%, 15%। ठीक है, तो 15% लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुना 100 बट्टा में ये 100 में से 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 85। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रतिशत है, ये इसका मतलब ये मत समझिएगा कि 15 अगर प्रतिशत दिया है तो यहाँ पर 15 बट्टा में 100 लिखेंगे। ठीक है, नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, कि ये जो 100 है इसके बदले में यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हानि प्रतिशत केवल दर्शाया गया है कि हानि प्रतिशत का मान लिखना है, वास्तव में ये प्रतिशत नहीं लिखना है, केवल 15 लिखना है। क्या लिखना है, केवल 15 लिखना है। ठीक है, चलिए अब कटा दीजिए, ये कटेगा जो, तो 17 के पहाड़े में 51 होता है, 17 के पहाड़े में 85, तो 17 पचे 85 और 17 तिया 51। ठीक, तो ये 5 से फिर कट जाएगा आपका कितना, 20 बार में। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 जीरो है तो 2 जीरो, ये आपका आ गया, क्या आ गया, सीपी आ गया। क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। ध्यान से सुन लीजिए फिर से, आपका विक्रय मूल्य दिया है, तो जब विक्रय मूल्य दिया है तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर लाभ रहेगा तो लाभ का ये फार्मूला यूज होगा, हानि रहेगा तो ये हानि का। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि लाभ प्रतिशत ये दर्शाया है कि जो प्रतिशत का जो वैल्यू है ये 15, यही लिखना है, प्रतिशत का साइन नहीं देना है, मतलब कि ये 15% करके नहीं लिखना है, केवल छुट्टा प्रतिशत लिखना है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक, तो 100 माइनस 15 हानि प्रतिशत दिया है, तो 100 माइनस 15 लिख दिए, कितना हो जाएगा, 85। अब इसको कटा दीजिए, तो आपका सीपी कितना आ गया, आपका सीपी 600 आ गया। ठीक, आगे कह रहा है कि यदि पंखे को 630 रुपये में बेचा जाए, तो देखिए पहले तो ये 600 रुपये में खरीदा, अब कह रहा है कि नहीं, अब 630 रुपये में बेचिए। पहले कितना में बेचा था, 510 रुपये में बेचा था, तो उसको 15% की हानि हुई। पहले जो है 510 रुपये में बेचा तो 15% की हानि हुई, लेकिन अब कह रहा है कि 630 रुपये में बेचो, तो बेचने पे बताओ कि क्या होगा, हानि होगा कि लाभ होगा। तो यहाँ पर आपका सीपी दिया है 600, एसपी दिया है आपका कितना, 630 रुपया। यहाँ पर अगेन लिखेंगे पुनः, यहाँ पर दूसरा प्रश्न स्टार्ट कर दिया ना उसी में, तो पुनः लिखेंगे पुनः। एसपी कितना दिया, इतना, तो अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लाभ होगा आपका, तो यहाँ पर लाभ लिखेंगे, लाभ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना 630 और सीपी कितना आपका 600, तो कितना हो जाएगा, 30 रुपया का आपका लाभ हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख लीजिए, लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितना हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना कितना 100। ठीक है, तो लाभ कितना आ जाएगा 30, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 600 और गुना कितना 100। ठीक है, प्रतिशत का साइन दीजिएगा। अब इसको कटा दीजिए, तो कितना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 6 से कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 5% लाभ। ये हो गया 5% लाभ, हो गया आपका तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, अगर हो सकता है कि अगर यहाँ पर 15% हानि की जगह आपका लाभ दे तो इस फार्मूला पर लगाइएगा, इस फार्मूला पर आप बनाइएगा। यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिखिएगा, क्या लिखिएगा,
लाभ प्रतिशत का वैल्यू। और यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखे है ना 15, तो केवल यहाँ पर 15 ही लिखिएगा, चाहे 20 लिखिएगा, फिर प्रतिशत का साइन नहीं दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा नंबर कह रहा है कि मुकेश स्पोर्ट्स की दुकान से एक फुटबॉल गेंद 20% की बट्टे पर 192 रुपये में खरीदता है, तो फुटबॉल गेंद का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो बट्टा का मतलब कि वो छूट कुछ दिया है, कुछ क्या दिया है, छूट दिया है। मतलब कि आपको उसने बोला है कि आप किसी दुकान पर जाइएगा तक लिख देगा कि 15% की छूट चल रही है, भारी छूट 15% की, 10% की भारी छूट पर सेल लगा हुआ है, 20% की छूट पर सेल लगा हुआ है। कहीं कहीं लिखेगा गेट वन बाई वन गेट वन फ्री, मतलब कि एक खरीदो तो एक मुफ्त पाओ। ठीक है, तो वो एक छूट हुआ। तो उसी तरह से यहाँ पर आपका लिखा है कि 20% की बट्टा दिया है, मतलब छूट दिया है, आपको डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट दिया है। कोई वस्तु खरीदिएगा तो उस पर MRP लिखा रहता है, MRP लिखा रहता है, ये अंकित मूल्य कहलाता है। ठीक, ये अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है उसका अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य क्या होता है, तो अंकित मूल्य होता है कि जो आप दुकानदार जो है किसी वस्तु को मान लीजिए कहीं से 50 रुपये में खरीदा है, 50 रुपये में खरीदा होगा और इस पर 100 रुपया और जोड़ दिया तो 150 हो गया, और उस वस्तु पर एक अपना कूपन चिपका दिया, कितना, 150 रुपया का, कितना, और लिख दिया MRP। ये MRP कितना है, 150 रुपये में। वास्तव में वो दुकानदार जो है 50 रुपये में ही कहीं से खरीद कर लाया था, लेकिन 150 रुपये के स्टिकर चिपका दिया और कहा कि यही MRP है, अंकित मूल्य है। और इसी पर कह दिया कि इस पर हम आपको 20% का डिस्काउंट भी देंगे, छूट देंगे, बट्टा देंगे। क्या देंगे, बट्टा देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो अंकित मूल्य पर जो छूट देगा वो दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, और हमारे लिए क्या कहलाएगा, खरीद मूल्य कहलाएगा। ठीक है, हमारे लिए खरीद मूल्य कहलाएगा कि हमने 20% के डिस्काउंट पर खरीदा, लेकिन दुकानदार के लिए क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा कि दुकानदार ने 20% की छूट पर उस पर क्या कर दिया, उसे बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पर अंकित मूल्य कैसे निकलेगा, तो अंकित मूल्य आपको निकालने के लिए एक फॉर्मूला आपको लिखते हैं। ठीक है, कि बट्टा प्रतिशत बराबर क्या होता है, बट्टा प्रतिशत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, बट्टा प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, तो छूट जो आपने छूट दिया, डिस्काउंट दिया, छूट बट्टा में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य अगुना 100, और ये प्रतिशत। ठीक है, कैसे, ये जस्ट आपका लाभ या हानि प्रतिशत के जैसा ही फॉर्मूला है। कैसे, आप यहाँ पर लाभ या हानि लिखते थे किसके रिस्पेक्ट में, तो क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में, इसलिए कि क्रय मूल्य से ही निकलता था लाभ या हानि प्रतिशत। और यहाँ पर अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में, मतलब कि ये दुकानदार जो है अपना अंकित मूल्य पर छूट दे रहा है। ठीक, तो इसलिए अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट में निकलता है। तो यहाँ पर बट्टा प्रतिशत आपका कितना दिया है, 20%, तो यहाँ पर लिख लेंगे 20%, 20%, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये छूट हो जाएगा, छूट। अंकित मूल्य कितना दिया है, अंकित मूल्य का वैल्यू आपका दिया है, आपका अंकित मूल्य का वैल्यू आपका नहीं दिया है, खरीद मूल्य आपने जो खरीदा है खरीद मूल्य का दिया है ना, सॉरी आपका खरीद मूल्य का दिया है ना, तो यहाँ पर निकल जाएगा अंकित मूल्य इक्वल टू निकल जाएगा
अंकित मूल ये फार्मूला सही है, लेकिन यहाँ पर आपको निकालना है, छूट नहीं निकालना है, इसलिए कि छूट का डाटा नहीं दिया है, डायरेक्ट बटा का प्रतिशत दिया है। तो इसलिए यहाँ पर खरीद मूल, यहाँ पर अंकित मूल बराबर हो जाएगा, अंकित मूल, मूल इक्वल टू हो जाएगा खरीद मूल गुना 100 बटा में 100 माइनस छूट प्रतिशत, कितना छूट प्रतिशत। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा, या बट्टा प्रतिशत लिख सकते हैं या छूट प्रतिशत। तो अंकित मूल्य के लिए आपने खरीदा कितना, 192 रुपये में, 192 रुपये में, सॉरी 192 रुपये में क्या किया उसने खरीदा। ठीक है, तो 192 रुपये में उसने खरीदा और 20% की बट्टा दिया, तो 20% का बट्टा दिया, तो इसका मतलब कि, सॉरी बार बार गलती हो जा रहा है, 100 बट्टा में 100 माइनस कितना 20। ठीक है, और हो जाएगा, तो 192 गुना 100 बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 80। तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये 8 से कट जाएगा, 8 दूनी 16, 8 चौका 32, कितना हो जाएगा 240 रुपया। ये हो जाएगा आपका कितना, अंकित मूल। क्या होगा, अंकित मूल। अंकित मूल्य इसका कितना था, एमआरपी उस वस्तु पर चिपकाया था आपका 240 रुपये की स्टिकर, और कहा कि हम 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20 रुपये का उसका छूट दिया, बटा दिया, तो आपका 20 रुपये का जैसे ही छूट दिया आपका, तो कितना में खरीद लिए आपने उसको, 192 रुपये में क्या किया, खरीदा, 92 रुपये में क्या किया, खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो मेरे लिए खरीद हुआ, लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। दुकानदार के लिए क्या होगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिख सकता है कि दुकानदार ने इतना रुपए में बेचा 20% के डिस्काउंट पर, तो उसका अंकित मूल्य क्या था। ठीक है, तो यहाँ पर खरीद मूल्य जो है ये हमारे लिए खरीद मूल्य है, ये जो है खरीद मूल्य ये हमारे लिए है। ठीक है, ना कि दुकानदार के लिए। तो दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो जहाँ क्वेश्चन में कहेगा विक्रय मूल्य, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिया है। ठीक, और कहीं कहीं बुक में भी दिया रहेगा वहाँ पर विक्रय मूल्य। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करा, एक दुकानदार एक जोड़ी जूते पर, एक जोड़ी जूता, कभी भी आप तो एक ही जोड़ी जूता पहनिएगा, ये दो गो एक जोड़ी जूता कहलाता है। 1250 रुपया मूल्य अंकित करके ग्राहक को खरीदने पर 20% की छूट देता है। देखिए आ गया, वो जूते पर एक स्टिकर चिपका दिया, एमआरपी लिखे कि ये 1250 रुपये का है। हो सकता है दुकानदार इसको 500 रुपये में ख़रीदा हो कहीं से, और स्टिकर लाकर अपना दुकान में चिपका दिया कि 1250 रुपये लिखा हुआ है एमआरपी, और कह दिया कि सेल लगा हुआ है 20% के डिस्काउंट पर, 20% की छूट पर, 20% की बटे पर। ठीक, कराए कि रुपये मूल्य अंकित करके ग्राहक को 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद भी दुकानदार को, देखिए छूट दिया फिर भी दुकानदार को 25% का लाभ हुआ। इसका मतलब कि उसने कितना में खरीदा ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी लिखे थे ना कि यहाँ पर फार्मूला जो लिखे थे अंकित मूल्य, यहाँ पर जो लिखा था फार्मूला अंकित मूल्य इक्वल टू यहाँ पर विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ पर यही फार्मूला लगेगा। ठीक ना, यहाँ पर लिख सकते हैं अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य
विक्रय मूल्य गुना 100/100 माइनस छूट प्रतिशत। क्या? छूट प्रतिशत। ठीक है, तो अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर 1250 रुपया। विक्रय मूल्य नहीं दिया है, विक्रय मूल्य निकालना है तो 100/100 माइनस कितना 20 हो जाएगा। तो 1250 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 गुना 100/80। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। ठीक, तो 1250 मल्टीप्लाई 80 और बट्टा में कितना आ जाएगा 100 इक्वल टू कितना आ जाएगा SP सेलिंग प्राइस जाएगा। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब ये गुना कर लीजिए, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 दूनी 16 4, 20 की 0 हासिल 2, 8 2 10। कितना हो गया SP इतना हो गया। मतलब कि उसने 20% की छूट देकर 1000 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। 1000 में बेच दिया। तो जब बेचा फिर भी उसको 25% का लाभ हुआ। 25% के क्या हुआ, लाभ हुआ। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, CP क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये पीछे का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था, ये CP जब ज्ञात करना हो और विक्रय मूल्य मिल गया हो या दिया हो तो हम इस फार्मूला को यूज करेंगे। देखिए ये फार्मूला को यूज करना है, लिखेंगे CP इक्वल टू क्या लिखेंगे SP गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत लिखेंगे। तो यहाँ पर CP ज्ञात करना है, SP मिल गया 1000 मिल गया, 100 20% का लाभ, 100 प्लस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, तो 1000 गुना 100/120 कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 0 कैंसिल हो गया और 4 से 25 बार में कट जाएगा और 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2000/3, 2000 में कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। तो 2000/3 आपका आ गया। कितना नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन है। 2000/3 रुपया आपका आ गया। तो इस तरह से इसको पॉइंट में अगर तोड़ना हो तो कैसे इसका क्रय मूल्य ज्ञात करें। अच्छा ये क्या करें, तो जूते का क्रय मूल्य, ओह सॉरी यहाँ पर 25% दिया है, हमने गलती किया, यहाँ पर 25% दिया है। ओहो सॉरी भारी मिस्टेक हो गया। आपका 25% दिया है, 25%। ठीक, तो कितना हो जाएगा 1000 गुना 100/125। ये 5 से कट जाएगा 20 बार में और 5 से कट जाएगा 25 बार में। ये 25 से कट जाएगा 40 बार में। कितना हो जाएगा 4 दूनी 800 रुपया। ये आपका हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, 800 रुपया आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य आ गया। तो इसमें 2 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला क्वेश्चन कि एक दुकानदार एक जोड़ी जूते को अंकित करता है और यहाँ से आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन 20% का छूट दिया है तो यहाँ से विक्रय मूल्य निकल जाएगा, मतलब दुकानदार कितना में बेचा। ठीक ना, यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। यहाँ से क्रय मूल्य इसलिए नहीं निकलेगा कि एक दुकानदार का क्रय मूल्य तो पता ही रहता है। एक दुकानदार का क्रय मूल्य पता रहता है तो वो क्रय मूल्य थोड़े निकालेगा, वो तो विक्रय मूल्य निकालेगा ना। जाहिर सी बात है कि अंकित मूल्य दिया हुआ है, 20% की छूट दे रहा है तो यहाँ पर हमारा विक्रय मूल्य ही निकलेगा। अगर आपको ये इतना लंबा लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं फार्मूला कि डायरेक्ट विक्रय मूल्य अगर निकालना हो तो विक्रय मूल्य इक्वल टू लिख सकते हैं
MP मतलब कि मार्क प्राइस अंकित मूल्य गुना क्या 100 माइनस छूट प्रतिशत, कितना 100 माइनस छूट प्रतिशत और बट्टा में 100, ऐसे निकाल सकते हैं SP सेलिंग प्राइस इस फॉर्मूले को यूज करके। ठीक है, यहाँ पर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना अगर उचित नहीं लगे तो यहाँ पर लिख लीजिएगा SP इक्वल टू MP गुना 100 माइनस छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत और बट्टा में 100। ठीक है, चलिए 5 नंबर कंप्लीट हुआ। अब जैसे ही SP आपका मिल जाएगा तो CP के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। जब SP दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा और उसके साथ लॉस या प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा तो ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दिया है। कर्क सोहन द्वारा डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदी गई सामग्री का बिल निम्नानुसार है। बिल की कुल राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि सामग्री का नाम दिया हुआ है। एक टी शर्ट खरीदा, सामान का मूल्य है इतना रुपया, बिक्री कर दिया तो बिक्री कर रुपये में बताओ। ठीक है, देखो बिक्री कर क्या होता है। जब कोई वस्तु हम सामान जो है मार्केट से खरीदते हैं तो उस जब खरीदते हैं तो उस पर कुछ टैक्स भी जुड़ा रहता है जो हम सरकार को अदा करते हैं। टैक्स वही कहलाता है बिक्री कर। अगर कोई वस्तु का मूल्य 100 रुपया है और दुकानदार इसको 150 रुपये में बेच रहा है तो इसका मतलब इस पर कुछ टैक्स भी जोड़ा है, हमसे 2% जोड़ा होगा टैक्स। तो 100 का 2% मतलब 102 रुपया, और बाकी जो अधिक जो रुपया रखा है वो अपना प्रॉफिट के लिए रखा है। ठीक है ना। तो कोई भी वस्तु जब हम मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर कुछ न कुछ पैसा हम लोग टैक्स देते हैं। जैसे होटल में खाना खाने जाइएगा तो वहाँ पर लिख देगा GST इतना % देना है आपको। बिल में लिखा रहेगा GST आपको 2% लगा है तो 2% एक्स्ट्रा आपको जोड़कर पैसा देना पड़ता है। कोई भी बिल में देखिएगा तो नीचे GST लिखा रहता है, मतलब वो आप कर दे रहे हैं, सरकार को क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है कि बिक्री कर जो है प्रतिशत में है, लेकिन यहाँ पर रुपये में बताना है। तो 250 रुपया आपका सामान का मूल्य है और 4% जो है कर दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। तो 250 का 4% मतलब बटा में 100, तो इसको कटा दीजिए। 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 5 से फिर ये 25 कट जाएगा। तो कितना 5 दूनी का 10 रुपया जो है आप 10 रुपया आप टी शर्ट पर दे रहे हैं। 4% दे रहे हैं, इसका मतलब 10 रुपया दे रहे हैं। 250 का 4% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्रॉकरी के सामान खरीदे 300 रुपया में 10% टैक्स दे दिए। अरे बाप रे, 300 खरीदे, 300 का 10%, तो 300 का 10%, तो प्रतिशत का मतलब कि बट्टा में 100 होगा। ये बट्टा में 100, 0 0 से कैंसिल, कितना हो जाएगा 30 रुपया। कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। ठीक ना, 3 दहिया 30। अब देखिए 1 kg घी खरीदा, उस पर 5% टैक्स, तो 260 का 5%, तो 260 का 5% कितना हो जाएगा, 5 बटा में 100। तो कटा दीजिए, 0 से 0 एक कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो इसका मतलब कि आपने 13 रुपया जो है घी पर एक्स्ट्रा रुपया दिया है सरकार को। मूंग दाल 1 kg खरीदे 60 रुपये में और 2% क्या किया आपने, टैक्स दिया। 2% क्या किया, टैक्स दिया।
तो 2% टैक्स का मतलब कि 60 गुना 2/100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 6 दूनी का कितना 12/10, मतलब 1.2 रुपया, 1 कितना 2 रुपया आपने मूंग दाल पर टैक्स दिया। ठीक है, ये 1 नंबर हुआ, ये आपका 2 नंबर हुआ, ये 3 नंबर और ये 4था नंबर। ठीक, चलिए इस तरह से ये प्रतिशत निकला। ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये प्रतिशत का चैप्टर है, आपका प्रतिशत निकल गया। ठीक, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन करे, राखी को 250 रुपये मूल्य की खेल सामग्री तथा 220 रुपये मूल्य की चमड़े का बैग क्रमशः 6% और 12% क्रय कर देकर खरीदना पड़ा। देखो, बिक्री कर दिया है मतलब कि सरकार को टैक्स दिया है, तो बताइए कि उसने कुल कितने रुपए चुकाया। तो यहाँ पर देखिए पढ़िएगा, तो क्रमशः बोला है, क्रमशः मतलब लगातार, मतलब कि शुरू वाला का वैल्यू शुरू वाला होगा और लास्ट वाला का वैल्यू लास्ट वाला, लगातार चलेगा। तो कहने का मतलब क्रमशः दिया, इसका मतलब कि 6% जो है ये 225 के साथ है, और ये जो 12% है ये आपके 220 के साथ है। क्रमशः बोला है ना, लगता है मतलब कि शुरू वाला जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से ये भी चलेगा। ठीक है, बिक्री कर दिया। तो खेल सामग्री है, तो चमड़े का बैग खरीदा, एक खेल सामग्री खरीदा और एक चमड़े का बैग खरीदा। तो खेल सामग्री पर टैक्स, खेल सामग्री पर टैक्स, बिक्री कर कितना हो जाएगा, तो 250 का 6%, तो 250 का 6% कितना हो जाएगा, 6/100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से ये भी कट जाएगा 5 बार में, तो कितना हो जाएगा 15 रुपया। कितना दिया 15 रुपया। खेल सामग्री पर कितना दिया 15 रुपया। चमड़े के बैग पर बिक्री कर, चमड़े के बैग पर, चमड़े के बैग पर बिक्री कर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 220 का 12%, कितना 12%, तो 12% कितना हो जाएगा, 220 गुना 12/100, 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए, तो इसको गुना कर लीजिए, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 2 26, गलत, 12 दूनी 24 की 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 2 26 बट्टा में 10, मतलब कि 26.4 रुपया। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर ये 0 पूर्ण रूप से नहीं कटता है तो इसको मत कटाइएगा, इसलिए कि 0 रहेगा तो पॉइंट देने में, मतलब कि उसको दशमलव में बदलने में हमको आसानी हो गया। तो यहाँ पर कह रहा है कुल कितने रुपए चुकाया, तो कुल कर कितना हो जाएगा, कुल बिक्री कर, कुल कितने रुपए चुकाया, तो कुल कितना चुकाया, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल मूल्य हो जाएगा ये 250 अब प्लस 15, और यहाँ पर 220 अब प्लस 26.4, ये सबको जोड़ लीजिए, जितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोगों का एक्सरसाइज जो है 8.2 कंप्लीट हुआ। अगले चैप्टर में 8.3 अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग 8.3। जय हिंद।